हॉल में मौजूद बहुत सी सुस्त निगाहों के बीच जियाओ यान ने बेतरतीब ढंग से एक कुर्सी खींची और एक बड़ी हरकत के साथ बैठ गया। उसने पीले चेहरे वाले लुओ बू को देखा, धीरे से अपने नाखून को कुरेदा और उदासीनता से कहा, मुझे बताओ, हाल ही में तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारे चरित्र के साथ ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास रॉक डेजर्ट सिटी की सभी ताकतों को मिटाने का साहस नहीं है। जियाओ यान के थोड़े अपमानजनक शब्दों को सुनकर लुओ बू केवल अजीब तरह से मुस्कुरा सकता था। वो एक पल के लिए चुप रहा और फिर फूट फूट कर हंसने लगा। वास्तव में मैंने कभी रॉक डेजर्ट सिटी के क्षेत्र पर हावी होने के बारे में नहीं सोचा था। इसके अलावा सैंड मर्सनरी कंपनी के पास रॉक डेजर्ट सिटी के भीतर सभी अन्य समूहों को हटाने की ताकत नहीं है। ये सब डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी की किंगलिन नामक छोटी लड़की की वजह से शुरू हुआ हो सकता है। लुओ बू के हाव भाव कुछ हद तक खेदजनक थे। लुओ बू, तुम जो कह रहे हो उसके बारे में सावधान रहना बेहतर है। हमारा कबीला रॉक डेजर्ट सिटी पर हावी होने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन ये आप सभी को तुरंत नष्ट भी कर सकता है। जैसे ही लुओ बू सब कुछ प्रकट करने की तैयारी कर रहा था, वो आदमी जो बगल में कुछ लोगों का नेता था, अचानक चेतावनी देता है। ये चेतावनी सुनकर लुओ बू के हाव भाव बदल गए। एक पल बाद वो बुरी तरह से पलटा और गुस्से से उस आदमी से कहा, अरे, अगर तुम सब नहीं होते तो आज का अंत नहीं होता। वे कौन है? जियाओ यान ने अपना सिर झुकाया, उन कुछ लोगों को देखा जो सैंड मर्सनरी कंपनी से नहीं थे, और धीरे से पूछा। जियाओ यान को इधर उधर देखते हुए कुछ लोग जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गए। उनके शरीर में डू क्यूई तेजी से घूम रहा था और उनके चेहरे डर से भर गए थे। उनकी आंखें अपने पैरों पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। उन्हें चिंता थी कि अजीब बर्फ की परत अचानक उनके पैरों के नीचे से दिखाई देगी और ऊपर उठेगी। स्पष्ट रूप से जियाओ यान की अभी अभी की हरकतों ने इन लोगों के दिलों में पहले से ही आतंक पैदा कर दिया था। वेमो कबीले के सदस्य हैं। किंगलिन नाम की छोटी लड़की को उनके पहले एल्डर ने व्यक्तिगत रूप से पकड़ लिया था। उसके पकड़े जाने के कुछ समय बाद मो कबीले ने हमसे सैंड मर्सनरी कंपनी से संपर्क किया और हमें बताया कि वे हमें कुछ लोग उधार दे सकते हैं और रॉक डेजर्ट सिटी पर हावी होने में हमारी मदद कर सकते हैं। हालांकि उनकी शर्त यह थी कि हमें डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी के सभी लोगों को मारना होगा। बात करते समय लुओ बू की नजर जियाओ डिंग और जियाओ यान के पीछे खड़े अन्य लोगों पर पड़ी। मो कबीला? ये सुनकर जियाओ डिंग के हाव भाव बदल गए और वो अनजाने में चिल्ला उठा, उनकी पृष्ठभूमि क्या है? जियाओ यान ने अपना सिर झुकाया, जियाओ डिंग के कुछ बदसूरत हाव भाव को देखा और पूछा। मो कबीला जिया मा साम्राज्य के उत्तर पूर्वी प्रांत के 4 बड़े कबीलों में से एक है। हालांकि उनकी ताकत की तुलना नालन कबीले जैसे विशाल लोगों से नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता। उत्तर पूर्व में लंबे समय से जमे होने के कारण उन्हें वहां गहराई से समाहित कहा जा सकता है। वे भूमि के स्वामी की तरह काम करते हैं और बहुत कम लोग हैं जो उन्हें अपमानित करने की हिम्मत करते हैं। कितना अप्रत्याशित! इस बार वे वास्तव में हमारे खिलाफ काम करना चाहते हैं। जियो डिंग ने कसकर भौहें सिकोड़ी और कहा, मो कबीले, उनकी ताकत कैसी है? जियो यान ने धीरे से मेज पर दस्तक दी और धीरे से पूछा। मो कबीले में सबसे मजबूत वो पहला बुजुर्ग है जिसका उन्होंने पहले उल्लेख किया था। मैंने उसका नाम सुना है। उसे मो चेंग कहा जाना चाहिए। उसका नाम साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। उस समय उसने अकेले ही सबसे उग्र और क्रूर ब्लैक रोटरी बैंडेड ट्रूप में सभी को मार डाला था। यह जानना चाहिए कि ब्लैक रोटरी बैंडेड ट्रूप की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता है। इसके भीतर 3 दाडूशी और 10 से अधिक डूशी थे। उनके स्वाभाविक रूप से क्रूर चरित्र के ऊपर इसे जोड़ते हुए उन कुछ समय के दौरान बहुत कम प्रगति हुई जब साम्राज्य ने उन्हें घेरने के लिए सेना भेजी। इसके बजाय साम्राज्य ने बहुत से लोगों को खो दिया।
मो चेंग हत्याकांड के बारे में कहा जा सकता है कि इसने खून की नदियां बहा दी थी। इसलिए इसने उसका उपनाम बनाया जल्लाद मो। जियो डिंग ने गहरी आवाज में कहा, वो एक और दुष्ट व्यक्ति की तरह लगता है। जियो यान ने धीरे से हंसते हुए कहा, बेशक, हालांकि वो केवल एक डूलिंग है, उसकी ताकत वास्तव में बहुत महान है। हालांकि मो चेंग को आज की प्रतिष्ठा और स्थिति हासिल करने में मदद करने वाला मुख्य कारण उसकी दूसरी पहचान है। जब उसने यहां तक कहा तो जियो डिंग की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई। कौन सी पहचान? जब वो लड़का छोटा था तो वो एक बार मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में शामिल हो गया था। उसके बाद उसने कबीले के मामलों को संभालने के लिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को छोड़ दिया। हालांकि उस लड़के को बुद्धिमान माना जा सकता है। हालांकि उसने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को छोड़ दिया था, लेकिन हर साल वो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देता था। इसके अलावा जब भी मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के उच्च वर्ग के लोग कोई खुशी के अवसर आदि पाते थे तो वो व्यक्तिगत रूप से जाकर उन्हें बधाई देता था। उसका व्यक्तित्व बेहद आकर्षक है। अफवाहों के अनुसार जब मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता ने 10 साल से अधिक समय पहले एक शिष्य को स्वीकार किया था तो उस लड़के को भी आमंत्रित किया गया था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से लौटने के बाद वो लड़का इसके बारे में बात करना जारी रखता था, हर जगह इसका दिखावा करता था। बेशक, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता द्वारा शिष्य स्वीकार करने के समारोह में भाग लेने में सक्षम होना वास्तव में कुछ ऐसा है जिससे दूसरे ईर्ष्या करेंगे। हालांकि उसने यथासंभव तटस्थ रहने की कोशिश की, फिर भी जियो डिंग ने अपना सिर धीरे से हिलाया। उसका दिल मो चेंग के चरित्र के प्रति तिरस्कार से भरा हुआ था। ओह, ये सही है। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता ने इतने सालों के बाद ही एक महिला शिष्य को स्वीकार किया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कौन है। जियो डिंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, हां। जियो यान ने हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया। नालन यानरान के अलावा महिला शिष्य और कौन हो सकती है? इसलिए हालांकि इस आदमी ने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय छोड़ दिया था, न केवल मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की प्रवर्तन टीम द्वारा उसका पीछा नहीं किया गया था, बल्कि वो बाहरी डीकन की उपाधि प्राप्त करने में भी कामयाब रहा। इन सभी वर्षों में इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कई मजबूत लोगों के आने के बावजूद कोई भी उसके साथ संघर्ष में नहीं आया। इसका कारण ये था कि वे अपने पीछे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से डरते थे। हाँ, आखिरकार वो वास्तव में एक बहुत बड़ा राक्षस है। जियो डिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, चूंकि तुम जानते हो कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय हमारे मुख कबीले का समर्थन करता है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम समझदार बनो और आज्ञाकारी होकर हमारे साथ मुख कबीले में वापस आओ। अगर वो जियाओ डिंग की बात सुनकर समूह में थोड़ा कम उम्र के एक व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ा गर्व हुआ। उसके चेहरे पर जो भाव थे उसे देखकर यह स्पष्ट था कि यह पहली बार नहीं था जब उसने घमंड से बात की थी। हालांकि इससे पहले कि वो अपने घमंड भरे शब्दों को पूरा कर पाता, कुर्सी पर बैठे जियाओ यान ने अचानक अपना हाथ हिलाया। उस व्यक्ति के पैरों से बर्फ की एक परत तुरंत फैल गई और उसे अपने भीतर लपेट लिया। साथ ही इसने उन शब्दों को भी दबा दिया जो अभी पूरी तरह से कहे जाने बाकी थे। आज भले ही धुंधले बादल संप्रदाय की नेता आ जाए, वो आप सभी को नहीं ले जा पाएगी। इसलिए ये मूर्खतापूर्ण शब्द मत कहो। अगर कोई एक और शब्द कहता है तो एक और बर्फ की मूर्ति होगी। जियाओ यान ने बर्फ की मूर्ति की ओर देखा भी नहीं और वो उदासीनता से बोला। जियाओ यान के इन अहंकारी शब्दों को सुनकर शेष 4 लोगों के चेहरों पर क्रोध छा गया। हालांकि उनके बगल में बर्फ की मूर्ति पहरेदारी कर रही थी, इसलिए वे केवल अपने दांत पीस सकते थे। उनमें से किसी ने भी अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन ये लोग वाकई अजीब हैं। हमारे लोगों में से एक को पकड़ने के बाद वे फिर से हम सभी को मारना चाहते हैं। क्या वे बीमार हैं या उन्हें डर है कि हम कुछ जानते हैं? जियो डिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी और संदेह से बुदबुदाया।
क्या आप जानते हैं कि उन्होंने किंग लिन को क्यों पकड़ा? जियो यान ने लुओ बु को देखा और पूछा। ये मुझे नहीं पता। लुओ बु की आंख के कोने ने दिखाई देने वाली अतिरिक्त बर्फ की मूर्ति पर नजर डाली और अपनी लार निगल ली। उसने अजीब तरह से अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उसे डर था कि जियो यान ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने जल्दी से कहा, मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है। मो कबीले से मैंने जो सबसे उच्च रैंकिंग वाला व्यक्ति देखा है वो मो रैन है। जियो यान ने अपने सामने लुओ बु को गौर से देखा। काफी देर बाद उसने फिर अपना सिर हिलाया। उसकी उंगली अज्ञात मूल के कुछ लोगों की ओर इशारा करते हुए बोली, ये लोग मो कबीले के सदस्य होने चाहिए, है ना? हाँ। लुओ बु ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। एक मुस्कान के साथ जियाओ यान ने अपनी नजर उन कुछ लोगों की ओर घुमाई जिनके चेहरे पर भाव खराब हो गए थे, और मुस्कुराते हुए कहा, आप में से कुछ लोग मुझे क्यों नहीं बताते कि किंग लिन को पकड़ने के पीछे क्या इरादा है? नेता की स्थिति में खड़ा आदमी थोड़ा कांप उठा जब उसकी नजर उसके बगल में खड़ी बर्फ की मूर्ति पर पड़ी। उसका गला थोड़ा सा ढीला हुआ और कांपती आवाज में बोला, हम केवल आदेशों का पालन कर रहे हैं और विवरण से अनभिज्ञ है। जियाओ यान की आंखें सिकुड़ गई। उसने अपनी उंगली हिलाई और राक्षसी और अजीब बर्फ की परत एक बार फिर उस आदमी के पैर के नीचे से ऊपर की ओर फैल गई। एक पल में इसने उस आदमी को एक मानव आकार की बर्फ की छड़ में बदल दिया। मैं सच सुनना चाहता हूं। मो कबीले के कुछ सदस्यों की नजर में जियो यान का मुस्कुराना शैतान जैसा भयानक था। हम वास्तव में नहीं जानते। एक आदमी के पैरों के तलवे थोड़े कांपने लगे क्योंकि उसका चेहरा डर से कुछ हद तक हरा हो गया था। परिणाम स्वरूप उसकी आवाज भी थोड़ी कर्कश हो गई थी। ये सुनकर जियाओ यान का चेहरा उदासीन बना रहा। वो फिर से अपना हाथ हिलाने वाला था जब बगल में खड़े हाइबो डोंग ने अचानक कहा, उनसे पूछना बंद करो। वे वास्तव में कुछ नहीं जानते। मो कबीले के लोग अपने रहस्यों को रखने में बेहद सख्त है। वे उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कभी नहीं बताएंगे। अपनी हथेली को रोकते हुए जियाओ यान ने अपना सिर घुमाया और हाइबो डोंग को देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कुछ पता है ना? हाइबो डोंग की नजर सीधे काली स्याही जैसी आंखों पर पड़ी। काफी देर बाद उसने उसे हटाने की पहल की और अपने विचार व्यक्त किए। उस समय मैं मो कबीले के संपर्क में था, इसलिए मुझे कुछ रहस्य पता है। मो कबीले के पूर्वजों में एक बार एक कीमियागर था। हालांकि उसे दवा के रूढ़िवादी शोधन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसने कुछ अजीब और रहस्यमय चीजों का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया। उदाहरण के लिए किसी जादुई जानवर से मजबूत पंजे या हड्डियां आदि लेना और उन्हें मानव शरीर पर प्रत्यारोपित करना। यह काफी विकृत है, जियाओ यान ने धीरे से कहा। ही वास्तव में यह बहुत विकृत है। हालांकि उस आदमी में वाकई कुछ क्षमताएं थी। बाद में उसने वास्तव में कुछ उत्पादों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। उस समय मो कबीले के कई लोगों ने इन चीजों को प्रत्यारोपित किया था। हालांकि उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को न तो इंसान बनाया था और न ही भूत। जादुई जानवर पर शोध करने के बाद कीमियागर ने अपना ध्यान कुछ ऐसे इंसानों पर केंद्रित किया जिनके पास अजीबोगरीब अंग थे। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास अनोखी चीजें होती है। इस मो कबीले के पूर्वज ने इन लोगों को पकड़ने और उनके शरीर से इन अनोखे अंगों को निकालने के सभी तरीके सोचे और अंत में उन्हें अपने लोगों में प्रत्यारोपित किया, जिससे उनकी ताकत बहुत बढ़ गई। अब तक सब कुछ कहने के बाद हाइबो डोंग के चेहरे पर घृणा की झलक दिखाई दी। जाहिर है उसे इन विकृत चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे लगता है कि किंग लिन नाम की उस छोटी लड़की के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो अनोखा हो, है ना? अन्यथा मुझे नहीं लगता कि उन्हें एक छोटी लड़की को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत करनी चाहिए। हाइबो डोंग की बातें सुनकर जियाओ यान के चेहरे पर बेहद बदसूरत भाव आ गए।
स्वाभाविक रूप से वो जानता था कि किंग लिन के पास किस तरह की अनोखी चीजें हैं। वे ट्रिपल जेट ग्रीन स्नेक फ्लावर पुपिल्स कुछ ऐसी चीजें थी जिनका याओ लाओ ने भी उच्च मूल्यांकन किया था। अगर वो कबीले के उन लोगों को किंग लिन का रहस्य पता चल जाता तो वे स्वाभाविक रूप से अपने विकृत चरित्र को देखते हुए उसे पकड़ने के हर तरीके के बारे में सोचते। अरे, ये कमीने वास्तव में किंग लिन की आंखों को निशाना बना रहे थे। जियाओ यान के चेहरे पर पानी की तरह गहरा भाव था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और अचानक अपनी आस्तीन लहराई। एक मोटी सफेद लौ निकली और अभी अभी जवाब देने वाले व्यक्ति के अलावा बगल में वो कबीले के बाकी पुरुष चिल्लाने से पहले ही भस्म हो गए। उसके बगल में हाइबो डोंग थोड़ा शांत हो गया जब उसने देखा कि जियाओ यान अचानक क्रोधित हो गया। तुरंत उसने अपने दिल में स्थिति को समझा और बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि किंग लिन नाम की उस छोटी लड़की को वास्तव में इसी कारण से मो कबीले ने निशाना बनाया है। हॉल में मौजूद मो कबीले के कुछ सदस्य जब जलकर राख हो गए तो हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। माथे से धीरे धीरे बहता ठंडा पसीना लिए लुओ बू कुर्सी पर बैठ गया। उसे जरा सी भी हरकत करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने चुपके से काले कपड़ों में उस युवक के उदास चेहरे को देखा और उसका शरीर एक बार फिर उस घने ठंडेपन से ढक गया। वो कबीले के एकमात्र आदमी का शरीर अकड़कर वही खड़ा था। इस समय उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया था। उसका मुंह कांप रहा था और उसकी आंखें डर से भरी हुई थी। अभी अगर वो सफेद रंग की लौ थोड़ी और आगे बढ़ जाती तो शायद उसके शरीर में राख भी न रह जाती। तुम हमारे मो कबीले को भड़का रहे हो। कांपती हुई आवाज में वो आदमी अंदर से कमजोर महसूस करने के बावजूद बहादुरी से चिल्लाया, मैं न केवल इसे भड़काऊंगा बल्कि बेकार मो कबीले को भी कुचल दूंगा। जियो यान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, इतना घमंडी मत बनो। हमारे मो कबीले के पीछे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय है। आदमी ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज तेज हो गई जैसे कि वो खुद को खुश करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे मो कबीले में ले आओ या तुम अपने पहले के साथियों की तरह हो सकते हो। 2 विकल्प अपने लिए चुनो। जियाओ यान ने अपनी 10 उंगलियां क्रॉस करके अपने सामने रख ली। फिर उसने कांपते हुए आदमी की तरफ देखा और विनम्रता से कहा, मो कबीले के पास कोई निशान नहीं है। आदमी ने अपने दिल में डर को दबा लिया और उसका मुंह सख्त बना रहा। हालांकि इस बार जियाओ यान ने अपना धैर्य खो दिया था। उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया और उसकी उंगली की नोक से बिजली की तरह एक सफेद लौ का अंकुर फूटा जिसने आदमी को जलाकर राख कर दिया, जबकि बाद वाला पूरी तरह से चौंक गया। मो कबीले का मुख्यालय साम्राज्य के पूर्वी हिस्से में यान शहर में स्थित है। यह साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर भी है। जियाओ डिंग ने जियाओ यान के पीछे से धीरे से कहा, अगर कोई रॉक डेजर्ट सिटी से यान सिटी तक पैदल जाए तो उसे लगभग 8 दिन लगेंगे। अगर कोई उड़कर जाए तो उसे 1 दिन में वहां पहुंच जाना चाहिए। जियाओ यान ने थोड़ा सिर हिलाया और अपना सिर घुमाया। उसकी नजर लुओबो पर केंद्रित थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, कंपनी लीडर लुओबो, अब हमें अपने बीच की समस्या के बारे में चर्चा करनी चाहिए। भले ही आपको किसी ने आदेश दिया हो या नहीं, आपने हमारी डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी को जो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है वो एक सच्चाई है। ये सुनकर लुओबो के चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा। अनजाने में उसका चेहरा जमीन के रंग जैसा हो गया और उसने कांपती आवाज में कहा, सैंड मर्सनरी कंपनी आपकी कंपनी को 1 लाख सोने के सिक्कों से मुआवजा देने को तैयार है। क्या ये ठीक रहेगा? जियाओ यान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। 2 लाख के बारे में क्या? 3 लाख। ये देखकर कि जियाओ यान अभी भी अपना सिर हिला रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान और भी ठंडी होती जा रही थी, लुओबो ने आखिरकार विलाप किया, सर, जियाओ यान, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? तुम मुझे क्यों नहीं बताते? तुम्हारी ताकत के साथ हमारी सैंड मर्सनरी कंपनी के पास विरोध करने का जरा भी मौका नहीं है।
इस समय लुओबू ने पूरी तरह से हार मान ली थी। जियाओ यान की भयानक ताकत के साथ सैंड मर्सेनरी कंपनी को उसके साथ शर्तों के बारे में बात करने का अधिकार नहीं था। सैंड मर्सेनरी कंपनी को डेजर्ट मेटल मर्सेनरी कंपनी में विलय कर दिया जाए। निम्न श्रेणी के सदस्यों को कुछ पैसे दें और उन्हें हटा दें। 7 सितारा डूजेस और उससे ऊपर के सदस्य रह सकते हैं। अगर वो डूशी है तो वो अपनी वर्तमान स्थिति को बरकरार रख सकता है। जियाओ यान की उंगली ने धीरे से उसके हाथ के पिछले हिस्से पर दस्तक दी और वो धीरे धीरे बोल रहा था। जियाओ यान की बातें सुनकर हॉल में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। तुरंत उनके हावभाव देखने लायक हो गए। जियाओ डिंग और जियाओ लू ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि उनके दिलों में थोड़ी हलचल हो रही है। अगर डेजर्ट मेटल मर्सेनरी कंपनी ने वाकई सैंड मर्सेनरी कंपनी को निगल लिया तो न सिर्फ रॉक डेजर्ट सिटी में बल्कि आसपास के शहरों में भी ताकतवर लोगों को उनसे मुकाबला करने में मुश्किल होगी। जब वो समय आएगा तो डेजर्ट मेटल मर्सेनरी कंपनी का विकास निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगा। हालांकि इस उपाय से काफी फायदा हुआ, लेकिन इसके नुकसान भी बेहद स्पष्ट थे। सैंड मर्सेनरी कंपनी डेजर्ट मेटल मर्सेनरी कंपनी से ज्यादा मजबूत थी। अगर वे आपस में मिल जाते तो उनके नेतृत्व पर कब्जा करने का एक छिपा हुआ खतरा था। जब वो समय आएगा तो डेजर्ट मेटल मर्सेनरी कंपनी आंतरिक रूप से एक बड़ी गड़बड़ी बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो नुकसान फायदे से ज्यादा होगा। जब जियाओ डिंग और जियाओ ली फायदे और नुकसान पर विचार कर रहे थे तो लुओबू का चेहरा कड़वा हो गया। हालांकि उसे हावी होने की कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन वो किसी और के अधीन आदेशों का पालन भी नहीं करना चाहता था। इसके अलावा उसकी ताकत जियाओ डिंग और जियाओ ली से कहीं ज्यादा थी। अगर उसे उन दोनों के आदेश सुनने पड़ते तो उसका दिल स्वाभाविक रूप से असहज महसूस करता। डेजर्ट मेटल मर्सेनरी कंपनी हम 3 भाइयों द्वारा बनाई गई थी। मुझे डेजर्ट मेटल का कंपनी लीडर भी माना जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि मेरे अधीन काम करके तुम खुद को नीचा दिखाओगे, है ना? लुओबू के दिल में बेचैनी को साफ करते हुए जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस तरह से कहने से जियाओ यान ने लुओबू और आसपास के कुछ डूशी को एक अच्छा भाव दिया। किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन काम करना जो शायद डू वांग स्तर का हो, वे खुद को नीचा नहीं दिखाएंगे। इसके बजाय वे बेहद सम्मानित महसूस करेंगे। कंपनी लीडर लुओबू, क्या आप विलय करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं सफाई करूं? आप कैसे चुनना चाहते हैं, आप खुद तय कर सकते हैं। इस बिंदु तक बात करते हुए जियाओ यान रुक गया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। उन गहरी काली आंखों की जोड़ी द्वारा घूरे जाने पर लुओबू के मुंह का कोना अनजाने में कुछ बार फड़क गया। उसने एक गहरी सांस ली क्योंकि उसका भाव बार बार और तेजी से बदल रहा था। लुओबू की चुप्पी के बाद हॉल के अंदर एक बार फिर सन्नाटा छा गया। शांत माहौल में केवल जियाओ यान की हल्की आवाज थी जो धीरे धीरे टेबल की सतह पर दस्तक दे रही थी। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। जैसे ही जियाओ यान के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो रही थी, लुओबू ने आखिरकार कड़वाहट से मुस्कुराते हुए आह भरी। उसने अपना सिर उठाया और जियाओ यान से कहा, आज अगर मैं सहमत नहीं हुआ तो मुझे डर है कि सैंड मर्सेनरी कंपनी तुरंत भंग हो जाएगी। जियाओ यान बस मुस्कुराया और अनिर्णित रहा। तो क्या आपको लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प भी है? लुओबू के चेहरे पर कड़वाहट भरी हुई थी और उसने पूछा, ऐसा लगता है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा। लुओबू के चेहरे पर कड़वी मुस्कान देखने और उसकी पसंद जानने के बाद जियाओ यान ने अपने कंधे उचका दिए। उसने अपनी हथेली को पलटा और उसके हाथ में एक छोटी सी जेड की बोतल दिखाई दी। उसकी नजर लुओबू और उसके पीछे खड़े 3 डूशी पर पड़ी। जेड की बोतल थोड़ी तिरछी हुई थी और उसमें से 4 लाल रंग की औषधीय गोलियां निकली। उसने अपनी उंगली हिलाई और 4 औषधीय गोलियां
चारों स्तब्ध लोगों के हाथों में चली गई। ये मत कहो कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। बेशक, अगर मैं अब तुम सबको बता भी दूं कि मुझे तुम पर भरोसा है, तो मुझे डर है कि तुम भी मुझ पर यकीन नहीं करोगे। मुंह से कुछ शब्द कहने के बाद जियाओ यान मुस्कुराया और कहा, इन चीजों को जहर का जहर नहीं माना जा सकता। हालांकि अगर जहर फूटता है तो मेरा मानना है कि कंपनी लीडर लुओ बू के अलावा जो थोड़ी देर तक टिक सकता है, मुझे डर है कि बाकी तीनों की मौके पर ही मौत हो जाएगी। लुओ बू की ओर अपना सिर झुकाते हुए जियाओ यान ने कहा, याद रखो, मैंने कहा था कि थोड़ी देर और सहो, न कि तुम जहर को झेल सकते हो। लुओ बू और 3 अन्य लोगों के कठोर हावभाव देखकर जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ कुछ सावधानियां हैं जो मैंने बरती है। आखिरकार मेरे लिए आप सभी पर पूरी तरह से भरोसा करना असंभव है। मैं अपने सबसे बड़े भाई को चरणों में मारक सौंप दूंगा। जब तक आप कुछ भी अजीब करने की कोशिश नहीं करते, तब तक आप स्वाभाविक रूप से ठीक रहेंगे। जब आप भविष्य में सच्चा विश्वास प्राप्त कर लेंगे, तो मैं आप सभी को जहर निकालने में मदद करूंगा। ऐसा लगता है कि हमारे पास खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लाल रंग की गोली को अपने हाथ में पकड़े हुए लुओ बू एक पल के लिए चुप हो गया, फिर आह भरी। वो अपने दिल में स्पष्ट था कि अगर उसने औषधीय गोली नहीं खाई, तो जियो यान निश्चित रूप से विश्वास नहीं करेगा कि वे स्वेच्छा से विलय करेंगे। जियो यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और धीरे से कहा, कंपनी के नेता लुओ बू एक बुद्धिमान व्यक्ति है। आप स्वाभाविक रूप से समझते हैं कि मैं ये एक बीमा के रूप में कर रहा हूं। फूट फूट कर हंसने के बाद लुओ बू ने अपना सिर उठाया और जियो यान को घूर कर देखा। हालांकि उस चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन गहरी काली आंखों के जोड़े के भीतर हमेशा की तरह बर्फीली और उदासीनता थी। बर्फीली निगाहों से देखे जाने पर लुओ बू अपने दिल में ठंड से कांप उठा। उनका मानना था कि अगर वह और बाकी लोग इन गोलियों को खाने से मना कर देते हैं, तो उनका अंतमुख कबीले के कुछ लोगों से बहुत अलग नहीं होगा। फिर से आह भरते हुए लुओ बू ने तीनों अधीनस्थों की ओर रुख किया और एक दूसरे की तरफ देखा। वे कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए और असहाय होकर लाल रंग की औषधीय गोली निगलने से पहले अपना सिर हिलाया। परिस्थिति चाहे जो भी हो, आज कम से कम उनकी जान बच गई थी। गोलियां खाने वाले 4 लोगों को देखते हुए जियो यान ने अपना सिर हिलाया। वो धीरे से खड़ा हुआ और बोला, आपको पहले विलय के बारे में बात करनी चाहिए। कंपनी में कुछ कीड़े साफ किए जाने चाहिए। याद रखें, डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी को कोई भी कचरा नहीं चाहिए जो केवल कंपनी की शक्ति का फायदा उठाकर दूसरों को धमकाना जानता हो। ये कहने के बाद जियाओ यान पलटा और हॉल से बाहर चला गया। जियाओ डिंग ने निराश दिखने वाले लुओ बू को देखा और फिर जियाओ यान के पीछे पीछे चला गया। जियाओ यान के पीछे पीछे डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी के सदस्यों के समूह ने अपने सामने खड़े दुबले-पतले व्यक्ति को देखा। उनके दिमाग में कुछ चक्कर आ रहे थे। सिर्फ आधे दिन में रॉकडेल सिटी की सबसे बड़ी ताकत वास्तव में डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी में जबरदस्ती विलीन हो गई थी। इस हास्य दृश्य ने वास्तव में सभी को ऐसा महसूस कराया जैसे वे सपना देख रहे हों। कुर्सी पर निराश होकर बैठे लुओ बू ने एक पंक्ति में जाने वाले लोगों के समूह को देखा और आह भरी। उसने कमजोरी से अपना हाथ हिलाया और कहा, सभी बेकार लोगों को हटाने के लिए तैयार हो जाओ। कंपनी लीडर, क्या हम ऐसे ही डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी में शामिल हो जाएंगे? उसके पीछे एक डूशी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम और क्या कर सकते हैं? जियाओ यान की ताकत कुछ ऐसी है जिसे आपने स्पष्ट रूप से देखा है। अगर वो वास्तव में हमारी सैंड मर्सनरी कंपनी का सफाया करना चाहता था, तो ये कुछ ऐसा है जो उसके हाथ के एक झटके से किया जा सकता है। इसके अलावा एक भाड़े की कंपनी का पीछा करना, जिसके पास छतरी के रूप में डू वांग है, पहले की तुलना में कुछ हद तक सुरक्षित होगा। लुओ बू ने अपना माथा रगड़ा और कहा, यह सुनकर
तीनों डूशी केवल एक दूसरे को देखकर कड़वी मुस्कान दे सकते थे, उदास और अवाक महसूस कर रहे थे। हॉल से बाहर निकलते हुए जियाओ यान का समूह धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ गया। वे सड़क के एक कोने पर मुड़े, इससे पहले कि जियाओ यान के कदम धीमे हो गए। जियाओ डिंग और जियाओ ली की ओर अपना सिर घुमाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि सैंड मर्सनरी कंपनी को डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी में जबरदस्ती विलय करने से बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर की क्षमताओं के साथ कुछ खतरे हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों उन्हें पूरी तरह से निपटाने में सक्षम होने चाहिए। ये वास्तव में थोड़ा परेशान करने वाला है। हालांकि अभी अभी आपके कार्यों से मुझे विश्वास है कि लुओ बू को इतना दबा दिया गया है कि वो कुछ भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करेगा। जहां तक सैंड मर्सनरी कंपनी से स्थानांतरित किए गए भाड़े के सैनिकों की बात है, तो ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास उन्हें संभालने की योजना है। जियो डिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है। यह देखकर कि जियो डिंग ने संकोच नहीं किया, जियो यान ने राहत की सांस ली। फिर उसने कहा, अगला, मैं उस शहर में जाऊंगा जहां मोक कबीला है। यहां के मामलों को आप सभी को निपटाना होगा। मोक कबीले में जा रहे हैं? यह सुनकर बगल में खड़े जियो डिंग ने भौहें सिकोड़ ली। काफी देर बाद उसने आखिरकार सिर हिलाया और याद दिलाया, सावधान रहो। मोक कबीला आखिरकार यान शहर का अधिपति है। इसके अलावा मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के साथ उनके संबंध काफी अच्छे हैं। ठीक है, जियो यान ने थोड़ा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसने बगल में खड़े हाई बोर्ड डोंग की ओर हाथ हिलाया, जिसके बाद उसकी पीठ थोड़ी कांपी और बैंगनी बादल के पंख फैल गए। वो धीरे धीरे हवा में उठा, नीचे स्तब्ध जियो डिंग के समूह की ओर मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और फिर हाई बोर्ड डोंग के साथ हवा में ऊपर उठा। जैसे ही उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए, उनके शरीर दो प्रकाश किरणों में बदल गए और तेजी से क्षितिज में गायब हो गए। प्रकाश की दो फीकी किरणें गिरते हुए तारों की तरह क्षितिज से गुजरी। एक पल में वे क्षितिज पर गायब हो गई। जियाओ यान के बगल से उड़ते हुए हाई बोर्ड डोंग ने अपना सिर झुकाया और चांदनी का इस्तेमाल करके उस युवक को देखा। उस पल उसके शरीर में विदेशी भयावह क्यूई पहले से ही पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। इसकी जगह अभी भी डू शिस्तर की क्यूई थी। जियाओ यान के दो बड़े बदलावों को धुंधली बूढ़ी आंखों से देखते हुए हाई बोर्ड डोंग ने अपनी भौहों को आपस में सटाकर लंबे समय तक सोचा। एक पल बाद उसने अचानक कहा, छोटे भाई जियाओ यान, वो विदेशी क्यूई जिसकी तुलना डू हुआंग से की जा सकती है, वास्तव में आपके द्वारा उत्सर्जित नहीं होती है ना? हाई बोर्ड डोंग के अचानक शब्दों के कारण जियाओ यान की उड़ान की गति थोड़ी कम हो गई। बाद में पीछे मुड़ा, हाई बोर्ड डोंग को देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, बूढ़े मिस्टर हाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हालांकि मैं छोटे भाई जियाओ यान की शानदार प्रशिक्षण प्रतिभा से इनकार नहीं करता, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो इतने सालों तक इधर उधर घूमने के बाद मैंने आपके जैसी प्रशिक्षण प्रतिभा वाले लोगों को देखा है, लेकिन आपकी उम्र में उनके पास ज्यादा से ज्यादा एक डूशी या एक दाडूशी ताकत होती है। जहां तक डू हुआंग की बात है तो यह निश्चित रूप से असंभव है। हाइबो डोंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसलिए आपके शरीर में विदेशी क्यूई को महसूस करने के बाद मुझे लगता है कि आपने कुछ ऐसा सक्रिय कर दिया है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। के दूसरे शब्दों में, वो ताकत वास्तव में आपकी नहीं है। जियाओ यान की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। उसने हाई बोर्ड डोंग की ओर देखा और एक पल बाद उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बूढ़े मिस्टर हाई वास्तव में एक डू हुआंग के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। आपकी आंखें वाकई तेज हैं। इस बिंदु के बारे में जियाओ यान ने सीधे तौर पर कुछ भी इनकार नहीं किया। वो स्पष्ट रूप से समझ गया था कि डू हुआंग वर्ग के मजबूत लोग पहले से ही उसकी अपनी क्यूई और याओ लाओ की क्यूई के बीच अंतर को महसूस करने में सक्षम होंगे। हालांकि यह सौभाग्य की बात थी कि हाई बोर्ड डोंग कीमियागर नहीं था, अन्यथा
डू हुआंग श्रेणी के कीमियागर की विशाल मजबूत आध्यात्मिक धारणा के साथ याओ लाओ की आत्मा के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होती और वो व्यक्ति उसे खोज लेता। यही कारण था कि जब पिल्किंग गुहे प्रकट हुआ तो याओ लाओ ने रेगिस्तान में सावधानी से चुप्पी साध ली थी। हालांकि गुहे या लाओ के अस्तित्व को पूरी तरह से महसूस करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन अपनी अत्यधिक मजबूत आध्यात्मिक धारणा पर भरोसा करके वो ये जान पाएगा कि शक्ति निश्चित रूप से जियाओ यान के पास नहीं थी। ये सुनकर कि जियाओ यान ने जो कहा उसे अस्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था, हाइबो डोंग के चेहरे पर स्पष्ट रूप से आश्चर्य की झलक दिखाई दी। हालांकि वो पूछताछ जारी रखने से बेहतर जानता था कि वो शक्ति वास्तव में मेरी नहीं हो सकती है, लेकिन ओल्ड मिस्टर हाई को बस ये जानने की जरूरत है कि मैं डू हुआंग से मुकाबला करने के लिए इसे नियंत्रित करने में सक्षम हूं। जियाओ यान मुस्कुराया और गहरे अर्थ के साथ कहा। हाइबो डोंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वास्तव में उस शक्ति की उत्पत्ति चाहे जो भी हो, जियाओ यान कम से कम उसे नियंत्रित करने में सक्षम था। उस स्थिति में वो एक मजबूत व्यक्ति था जो डू हुआंग से मुकाबला कर सकता था। जब तक किसी के हाथ में शक्ति होती है, तब तक सभी संदेह और उकसावे बिना हमला किए ही खुद ही ढह जाते हैं। ये देखकर कि हाइबो डोंग ने कुछ और नहीं कहा, जियाओ यान थोड़ा मुस्कुराया। दूसरा पक्ष एक चतुर व्यक्ति था। वो जानता था कि शक्ति जैसी कोई चीज मूल से विभाजित नहीं होती। जिसके पास ये होती है उसे बोलने का अधिकार होता है। चलो चलते हैं। हम दिन के उजाले से पहले यान सिटी पहुंचने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं यान सिटी के रास्ते के बारे में बहुत निश्चित नहीं हूं, इसलिए मुझे ओल्ड मिस्टर हाई पर भरोसा करना होगा। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा के हालांकि मैं दशकों से डेजर्ट सिटी में रहा हूं, मैं हर रोज नक्शे बनाता रहा हूं, मैं इन मार्गों से बेहद परिचित हूं। मेरे पीछे आओ। हाइबो डोंग मुस्कुराया और अपने बर्फीले ठंडे पंखों की जोड़ी फड़फड़ाई। उसकी गति बढ़ गई। हाइबो डोंग की ओर देखते हुए, जिसने अचानक अपनी गति बढ़ा दी थी, जियो यान ने अपना सिर हिलाया। उसके बैंगनी बादल पंख फड़फड़ाए और वो जल्दी से उसके पास पहुंच गया। रात के आसमान में दो किरणें चमक उठीं। आसमान में चांदी का चांद धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। यान शहर जिया मा साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित था। यहां आने जाने वाली विशाल सड़कें इसे एक ऐसी जगह बनाती थी जहां से होकर साम्राज्य के मध्य क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र में जाना पड़ता था। ये जिस स्थिति में था वो काफी भाग्यशाली थी। इसलिए ये शहर जो जिया मा साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र में सबसे बड़ा माना जाता था, पूरे साल साम्राज्य द्वारा कड़ी सुरक्षा में रहता था। यान शहर के भीतर साम्राज्य की ताकत के अलावा सबसे मजबूत चीज स्वाभाविक रूप से जियो यान और हाइबो डोंग की यात्रा का गंतव्य था, मोक कबीला। मोक कबीले के दबंग एकाधिकार के कारण यान शहर की लगभग 60% संपत्ति मोक कबीले की थी। प्रत्येक वर्ष होने वाला लाभ, आवश्यक करों का भुगतान करने के लिए आवश्यक बड़ी धनराशि तथा रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक धनराशि को घटाने के बाद भी मोक कबीले को मोटा बनाने के लिए पर्याप्त था। एक बड़ा पेड़ हवा के संपर्क में था, लेकिन मिस्टी क्लाउड सेक्ट नामक विशाल राक्षस के समर्थन से जियामा साम्राज्य के राजघराने को भी मोक कबीले से आसानी से परेशानी नहीं होगी। इसलिए बिना किसी चिंता के इस तरह आगे बढ़ने से मोक कबीले के रूप में जानी जाने वाली ताकत यान शहर का अधिपति बन गई। अगर पूर्वी क्षेत्र के 3 अन्य बड़े कबीले इसे नियंत्रित नहीं करते तो मोक कबीले की ताकत अन्य बड़े शहरों तक फैल जाती। अन्य 3 कबीलों द्वारा इसके विकास में बाधा डालने के बावजूद इन कुछ वर्षों में मोक कबीला अपने मजबूत समर्थन पर भरोसा करते हुए अन्य 3 बड़े कबीलों को लगातार दबाने में सक्षम हो गया था। ठीक वैसे ही जैसे कोई अधिपति शीर्ष पर होता है। अपनी यात्रा के दौरान लगातार 1 दिन की भागदौड़ के बाद जियाओ यान और हाइबो डोंग
धीरे धीरे यान शहर के क्षेत्र में पहुंच गए। जब आकाश में चांदी का चांद गर्म सूरज में बदल गया तो एक बड़े शहर की रूपरेखा अंततः उनकी दृष्टि के किनारे पर दिखाई दी, जो क्रूरता के निशान छोड़ रहा था। आसमान से आती धूप में दूर का विशाल शहर एक प्राचीन भयंकर जानवर की तरह लग रहा था, जो जमीन पर रेंग रहा था। जियाओ यान और हाइबो डोंग यान शहर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर उतरे। उन्होंने एक पल के लिए आराम किया और फिर दोनों ने एक एक करके काले रंग के बड़े बड़े लबादे पहन लिए। विशाल लंबे लबादों ने दोनों लोगों के शरीर को पूरी तरह से ढक लिया था। उनके सिर के ऊपर से उतारा गया एक काला कपड़ा लोगों को उनके चेहरे साफ साफ देखने से रोकता था। हालांकि जियाओ यान को मो कबीले से डर नहीं था, लेकिन अपनी पहचान छिपाते हुए मामले को पूरी तरह से सुलझा पाना स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा था। इसके अलावा हाइबो डोंग ने यह भी कहा था कि वो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को खुले तौर पर नाराज नहीं करना चाहता था। स्पष्ट रूप से यह विशाल राक्षस जिसने जियामा साम्राज्य पर हावी हो रखा था, वो कुछ ऐसा था जिससे कभी बर्फ सम्राट के रूप में जाना जाने वाला ये व्यक्ति भी डरता था। अपने कपड़े बदलने के बाद दोनों लोग विशाल मुख्य सड़क के साथ साथ चलते हुए धीरे धीरे उस विशाल विशाल शहर की ओर बढ़े, जो बहुत दूर नहीं था। जैसे ही वे शहर के द्वार के पास पहुंचे, जियाओ यान शहर के प्रवेश द्वार पर पूरी तरह से सशस्त्र सैनिकों की भीड़ को देखकर कुछ हद तक दंग रह गया। वे शहर की दीवार के दोनों ओर खड़े थे और उनकी तीखी निगाहें आने जाने वाले राहगीरों पर लगातार घूम रही थी। कड़ी सुरक्षा देखकर जियाओ यान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। ये जगह जिया मां साम्राज्य की सीमा से काफी दूर मानी जा सकती है। यहां की सुरक्षा डेजर्ट सिटी की तुलना में और भी कड़ी क्यों थी? अपने सिर को कुछ हद तक संदेह से हिलाते हुए जियाओ यान और हैबो डोंग ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने काले रंग के डुपेंग को एक तरफ खींच लिया और चुपचाप कतार में लग गए। कतार का अनुसरण करते हुए वे धीरे धीरे शहर के अंदरूनी हिस्से में चले गए। टीएल डुपेंग एक शंक्वाकार पुआल की टोपी जिसके सिरे पर एक लंबा कपड़ा लगा होता है। कपड़ा व्यक्ति के चेहरे को छुपाता है। ये एक लबादा जैसा है। उफ, क्या भव्यता है! मो कबीला वास्तव में यान शहर का सबसे बड़ा कबीला है। जब वे कतार में खड़े थे तो जियाओ यान के सामने भाड़े के सैनिकों की वर्दी पहने कुछ लोग आपस में बातचीत करने लगे, शायद ऊब के कारण ही। आज मो कबीले के पहले बुजुर्ग मो चेंग का जन्मदिन है। मैंने सुना है कि न केवल इस पूर्वी क्षेत्र की कई ताकतें उन्हें बधाई देने के लिए जल्दी में आई है, बल्कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने भी किसी को भेजा है। ओ, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने भी किसी को भेजा है। इस मो चेंग की बहुत प्रतिष्ठा है। क्यों? मो कबीला बड़ा हो सकता है, लेकिन मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की नजर में वे क्या है? अगर मो कबीला हर साल मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को इतनी बड़ी श्रद्धांजलि नहीं देता तो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय अपने क्षितिज के साथ कभी भी मो कबीले के संपर्क में आने के लिए खुद को कम नहीं करता। भाड़े के सैनिकों में से एक ने बात करते समय तिरस्कार में अपना मुंह फुलाया। ही, ये भी सच है। उन कुछ भाड़े के सैनिकों को मो कबीले से कोई खास लगाव नहीं था और वे सभी हल्की हंसी से गूंज उठे। उस समूह के पीछे खड़े जियाओ यान ने कुछ भाड़े के सैनिकों की बातचीत सुनी और अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो धीरे से हंसा। हम वास्तव में ऐसे फैशनेबल समय पर पहुंच गए हैं। वो बूढ़ा कमीना वास्तव में अपना जन्मदिन मना रहा है। चूंकि इतनी सारी ताकतें आ गई हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि हमारे लिए कार्रवाई करना आसान नहीं होगा। हाइबो डोंग ने भौहें सिकोड़ी और कुछ झिझक के साथ कहा, के ओल्ड मिस्टर हाई, हमारी संयुक्त ताकत के साथ मो कबीले के बारे में भूल जाओ। हमें मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से भी डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्या आपको वास्तव में लगता है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का नेता व्यक्तिगत रूप से उसे बधाई देने आएगा? जियाओ यान ने मंद मंद हंसी उड़ाई। अगर ऐसा होता तो वे मो चेंग की बहुत ज्यादा चापलूसी कर रहे होते। हाइबो डोंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता के रूप में
इस विशाल प्राणी के लिए एक अत्यंत मजबूत व्यक्ति जियामा साम्राज्य में कितने लोगों में योग्यता थी कि वो उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए आ सके। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे साथ अभिनय करने का वादा किया है। थोड़ी देर हंसने के बाद हाइबो डोंग अचानक चुप हो गया और अचानक बोला, ही ओल्ड मिस्टर हाई, जब वो समय आएगा और मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो बस अभिनय करना। मुझे पता है कि तुमसे अभिनय करवाना बहुत महंगा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे वहन करने में सक्षम होना चाहिए। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक कीमियागर जो टियर 6 औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकता है। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि तुम मुझ पर एक एहसान करोगे। हाइबो डोंग ने जियाओ यान के कंधों को थपथपाया और धीरे से कहा। मुस्कुराते हुए जियाओ यान ने अपना सिर उठाया और कतार को देखा जो उसके पास पहुंचने वाली थी। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके पीछे घोड़ों की आवाज की लहरें निकली। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि थोड़ी दूरी पर घोड़ों पर सवार कुछ पुरुष और महिलाएं सर पर दौड़ रहे थे। रास्ते में जो धूल उन्होंने उड़ाई उससे कतार में लगे सभी लोग भड़क गए, लेकिन जब उनकी उग्र निगाहें घोड़े पर सवार अग्रणी मानव आकृति पर पड़ी तो उनके दिलों में भरा गुस्सा तुरंत ही दब गया। घोड़े पर सवार अग्रणी एक युवती थी। उस युवती ने लाल रंग के तंग कपड़े पहने हुए थे जो उसके सुंदर शरीर को पूरी तरह से ढके हुए थे। उसका चेहरा बहुत सुंदर था और उसने अपने साफ और चमकीले माथे पर एक छोटा सा क्रिस्टल आभूषण पहना हुआ था। जब वो थोड़ा झुकी तो उस चेहरे पर जो बिगड़ैल होने की आभा लिए हुए था कुछ अतिरिक्त चतुराई थी। लाल कपड़े पहने महिला की नजर रुकी नहीं, क्योंकि उसकी सवारी ने कतार में लगे लोगों को परेशानी में डाल दिया था। उसने बस एक बार पीछे देखा और आगे बढ़ गई, जिससे लोगों का समूह शहर की रखवाली कर रहे सैनिकों की असहाय निगाहों के नीचे बेतहाशा शहर में भाग गया। घोड़ों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। तभी कतार में लगे लोगों की ओर से कुछ असंतुष्ट डांटने की आवाज आई। अरे, उसे बसमुख कबीले की दूसरी युवती के रूप में अपनी पहचान पर भरोसा है। घमंडी मेरी गांड, आज की स्थिति पाने के लिए तुम्हारा मुख कबीला मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लिए पालतू जानवर की तरह रहा है। किसी भी क्षण उन्हें तुम्हारी सेवा पसंद नहीं आएगी। वे जल्द या बाद में तुम्हारे मुख कबीले को बाहर निकाल देंगे। अपने पीछे से आती हुई कोमल गालियों को सुनकर जियो यान मंद मंद मुस्कुराया। उसकी संकुचित निगाह अंधेरे शहर के गेट मार्ग पर चली गई, जिसके बाद उसने अपने काले लबादे को फिर से व्यवस्थित किया और धीरे धीरे आसपास के सैनिकों की निगरानी में अंदर चला गया। शहर की दीवार के नीचे कुछ गहरी और अंधेरी सुरंग से गुजरने के बाद अचानक एक चुभने वाली धूप चमकी, जिससे जियाओ यान की आंखें सिकुड़ गई। एक पल बाद जब उसकी आंखें सूरज की रोशनी के अनुकूल हो गई तो जियाओ यान की आंखें चौड़ी हो गई। हलचल और खदबदाती आवाजें भी उसके कानों में भरने लगी। एक बार जब उसने अपनी आंखें चौड़ी की तो शहर का विशाल आंतरिक भाग अचानक उसकी नजर में आ गया। शहर की दीवार के बाहर खड़े होकर जियाओ यान ने अपना सिर उठाया और सड़कों के दोनों किनारों पर भरी हुई और आलीशान दिखने वाली दुकानों को देखा, साथ ही लोगों के आने जाने का सिलसिला भी। वो शहर के आकार की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। ये शहर जियामा साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर होने के योग्य था। इस तरह की भीड़ और विलासिता की सीमा की तुलना ब्लैक रॉक सिटी की संख्या से की जा सकती है, जिसे जियाओ यान ने पहले देखा था। सड़क पर खड़े होकर जियाओ यान ने अपने कान रगड़े, जो शोर के अचानक विस्फोट के कारण दर्दनाक रूप से सूज गए थे। एक थकान जिसे छिपाना मुश्किल था उसकी आंखों में उभर आई। उसने अपनी कनपटियां रगड़ी, सिर घुमाया और बगल में खड़े हाइबो डोंग से मुस्कुराते हुए कहा, हम लगभग 2 दिनों से लगातार यहां की ओर भाग रहे हैं। क्या हमें पहले थोड़ी देर आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए और मुख कबीले के बारे में जानकारी लेनी चाहिए? ठीक है, ये ठीक है। ये सुनकर हाइबो डोंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया।
हालांकि डू हुआंग के दायरे में आने के बाद उसकी थकान सहने की क्षमता आम लोगों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन 2 दिनों की लगातार उड़ान ने उसके डू क्यू को काफी हद तक थका दिया था। वो स्वाभाविक रूप से एक पल के लिए आराम करने में सक्षम होने से असहमत नहीं होगा। हाइबो डोंग को अपना सिर हिलाते हुए देखकर जियाओ यान मुस्कुराया और सड़कों पर आगे बढ़ा, जिसके बाद वे लोगों के प्रवाह का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। रास्ते में जियाओ यान के आसपास की जटिल दुकानें लोगों को चकित कर रही थी, जिससे जियाओ यान को थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक गली के अंत तक चलने के बाद जियाओ यान ने अपने होठों को टीएसके की आवाज के साथ चटकाया। वो धीरे से हंसा। मैं देख रहा हूं। इस गली में कुल 103 दुकानें हैं, जिनमें से 74 दुकानों पर दुकान के ऊपर लगी पट्टिका पर मो शब्द लिखा हुआ था। लोग कहते रहे हैं कि मो कबीला इस यान शहर का स्वामी है। इसे देखते हुए ये वास्तव में सच है। अब ये मो कबीला वास्तव में बेहतर होता जा रहा है जितना वे उलझते जा रहे हैं। उस समय जब मैं यहां आया था, इस यान शहर में कई ताकतवर लोग थे जो मो कबीले से मुकाबला कर सकते थे। हैबो डोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में वास्तव में इतनी महान क्षमता है? एक कबीला जो अतीत में बहुत मजबूत नहीं था, वास्तव में उन पर भरोसा करके इस तरह से बढ़ सकता है। जियो यान ने अपनी ठुड्डी को सहलाया और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की ऊपरी ताकत बहुत डरावनी नहीं है, हालांकि इसकी छिपी हुई ताकत बेहद भयानक है। आपको यह जानना होगा कि इन कई सालों में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से बाहर निकलने वाले अज्ञात संख्या में शक्तिशाली लोग हैं। ये शक्तिशाली लोग जिया मा साम्राज्य में फैले हुए हैं। उनमें से कुछ तो साम्राज्य से बाहर भी गए हैं। उन्होंने अपने लिए जो ताकत बनाई है, उसका ज्यादातर हिस्सा किसी न किसी तरह से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। आप उन्हें मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की एक शाखा शक्ति होने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक पल के लिए कल्पना करें कि क्या होगा अगर एक दिन मिस्टी क्लाउड संप्रदाय इन सभी शक्तिशाली लोगों या उनके द्वारा बनाई गई शक्तियों को इकट्ठा कर ले। ये विशाल इकाई कितनी भयानक होगी। जब वो समय आएगा तो मुझे लगता है कि जिया मा साम्राज्य के उस पुराने पूर्वज के पहरे पर रहने के बावजूद राजघराने को शायद एक तरफ खड़ा होना पड़े। हैबो डोंग के चेहरे पर एक गंभीरता जो शायद ही कभी देखी गई थी। जब उन्होंने विनम्रता से कहा, यह वास्तव में काफी भयानक है। ये सुनकर जियो यान ने धीरे से आह भरी और बुदबुदाया, मुझे नहीं पता कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के साथ तुम्हारा किस तरह का झगड़ा है, लेकिन ये देखते हुए कि तुम मेरे परिचित माने जा सकते हो, मुझे तुम्हें कुछ सलाह देनी चाहिए। अगर तुम उन्हें भड़काने से बच नहीं सकते तो जितना हो सके उन्हें कम से कम भड़काने की कोशिश करो। एक ततैया के छत्ते को बेतरतीब ढंग से नहीं छुआ जा सकता। हैबो डोंग ने कुछ पल सोचा और फिर चुप हो गया। जियाओ यान ने धीरे से अपना सिर घुमाया और अपनी हथेली से अपनी आस्तीन को हल्के से थपथपाया। काफी देर बाद उसके कदम धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ने लगे। कुछ समय बाद उसने अपना सिर घुमाया, मुस्कुराया और कहा, शायद तुमने जो कहा है वो उचित है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए। भले ही मैं अंत में ततैया के छत्ते में छुरा घूम दूं, मैं नहीं बदलूंगा। जियाओ यान के शब्दों को सुनकर हैबो डोंग केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकता था। उसे नहीं पता था कि ये युवक, जिसके पास असीमित भविष्य था, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को भड़काने पर क्यों जोर दे रहा था। क्या वो नहीं जानता था कि इस तरह की कार्रवाई थोड़ी मूर्खतापूर्ण थी? इसके अलावा अगर वे भविष्य में वास्तव में ततैया की तरह व्यवहार करने का इरादा रखते हैं और मुसीबत में पड़ने के लिए मेरे पास आते हैं, तो मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं जियाओ यान कोई नरम मिट्टी नहीं हूं। अगर वे आने की हिम्मत करते हैं तो मैं उन्हें मारने की हिम्मत करता हूं। मैं अभी भी जवान हूं और मेरे पास बर्बाद करने के लिए बहुत समय है। सिर्फ एक डू हुआंग की ताकत के साथ मैं मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को हराने में सक्षम नहीं हो सकता। इस मामले में मैं डू झोंग के लिए कड़ी मेहनत करूंगा।
अगर डू झोंग अपर्याप्त है तो डू शेंग, यहां तक कि डू डी भी। जियाओ यान ने जो हल्के शब्द अचानक पलटकर कहे थे, उससे हाईबो डोंग के कदम थोड़े से रुक गए। उसका चेहरा स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने उस नाजुक और सुंदर चेहरे को देखा जो उसके होठों को कसकर बंद कर रहा था और बेहद जिद्दी और दुष्ट लग रहा था। बहुत देर बाद एक विचार जिसने उसे असहाय रूप से कड़वाहट से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, अचानक उसके दिल में आया। हो सकता है मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने वास्तव में एक ततैया को उकसाया हो, जो कुछ हद तक पागल है। ओह, ठीक है, जियामा साम्राज्य का पुराना पूर्वज कौन है जिसके बारे में ओल्ड मिस्टर हाई ने बात की थी? जियाओ यान ने अचानक संदेह से पूछा। एक बूढ़ा राक्षस। जब भविष्य में आपको राजधानी जाने का अवसर मिले तो आप खुद जाकर इस बूढ़े राक्षस को जान सकते हैं। वो बूढ़ा राक्षस जिया मां साम्राज्य के राजघराने का रक्षक है। उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। इतने लंबे समय तक उसे न देखने के बाद मुझे आश्चर्य है कि उसकी ताकत में कितनी वृद्धि हुई है। हाईबो डोंग ने अपनी दाढ़ी को सहलाया। उसके चेहरे पर कुछ हद तक डर का भाव था। बहुत देर बाद वो हंसा। उस समय उसने रानी मेडुसा के साथ भी लड़ाई की थी। हालांकि वो मुझसे बेहतर था और वास्तव में रानी मेडुसा के साथ बराबरी पर आने में कामयाब रहा। वो बिना किसी गंभीर चोट के वापस जाने में भी कामयाब रहा। ये सुनकर जियाओ यान के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। रानी मेडुसा डू हुआंग के शिखर पर खड़ी एक मजबूत व्यक्ति थी। बिना हारे उससे लड़ने में सक्षम होने के कारण ये बूढ़ा राक्षस संभवतः कम से कम 6 सितारा डू हुआंग या उससे अधिक था। जियाओ यान ने चिल्लाया और अपना सिर हिलाया। उसके कदम धीरे धीरे रुके और उसकी नजर सड़क के किनारे मोसुक गार्डन नामक एक आलीशान सराय की ओर गई। उसने हाईबो डोंग का सामना किया और पूछा, क्या हम यहां अस्थायी रूप से आराम करेंगे? ठीक है। हाईबो डोंग ने अपना सिर हिलाया। वे दोनों इस आलीशान सराय में चले गए और अपनी नजरें अंदर की ओर घुमाई। उन्हें यह जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इस सराय के हॉल में वास्तव में काफी लोग बैठे थे। अपने कान ऊपर उठाने और इन लोगों की बातचीत सुनने के बाद जियाओ यान को पता चला कि ये लोग वास्तव में वे लोग थे जो मोक कबीले के पहले बुजुर्ग का जन्मदिन मनाने की तैयारी में दूसरी जगहों से भाग कर आए थे। जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और काउंटर की ओर चल दिया। जब उसने कहा कि उसे 2 कमरे चाहिए तो थोड़ी खूबसूरत महिला नौकरानी ने उन्हें नापकर प्यार से कहा, सर, क्या मैं पूछ सकती हूं कि क्या आपके पास मोक कबीले का निमंत्रण कार्ड है? निमंत्रण कार्ड? जियाओ यान असमंजस में था। उसने भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाया। नहीं, क्या हमें यान शहर आने के लिए मोक कबीले से निमंत्रण चाहिए? मुझे माफ करे सर, इन कुछ दिनों के लिए यान शहर की सभी सराय मोक कबीले द्वारा बुक की गई है। इन सराय में केवल मोक कबीले के मेहमान ही आएंगे। जवाब देते समय महिला नौकरानी की मुस्कान बेहद विनम्र थी। जी, ऐसा लगता है कि मोक कबीला बहुत दबंग है, जियाओ यान ने धीरे से हंसते हुए कहा। फिर उसने काउंटर पर एक आभूषण के साथ खेलते हुए आलस से कहा। यह सुनकर महिला नौकरानी के चेहरे पर भाव आ गए। यह पहली बार था जब उसने किसी को यान शहर में मोक कबीले के बारे में कुछ बुरा कहने की हिम्मत करते सुना था। उस समय वो न तो मुस्कुरा सकती थी और न ही मुस्कुराए बिना रह सकती थी। उसका चेहरा बेहद शर्मिंदा था। पा नौकरानी का शर्मिंदा चेहरा देखकर जियाओ यान ऊब गया। वो जाने के इरादे से मुड़ा। हालांकि एक काली छाया अचानक क्रूर तरीके से घूमी और पा की आवाज के साथ विशाल काउंटर पर टूट पड़ी। ये देहाती गवार कहां से आया है? यान शहर में दबंग होने के लिए मेरे मोक कबीले को फटकारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काली छाया के पीछे जियाओ यान के बाएं हिस्से से महिला की ठंडी हंसी की आवाज आई। यह आवाज सुनकर, जो स्पष्ट रूप से पहले वाली अनियंत्रित महिला की थी, जियाओ यान की आंखों में अधीरता चमक उठी। उसने पलटकर थोड़ी दूरी पर लोगों के समूह को देखा।
लोगों का ये समूह स्पष्ट रूप से काफी युवा था। नेता ने एक तंग लाल पोशाक पहनी हुई थी। उसका भरपूर शरीर जहां होना चाहिए वहां बाहर निकला हुआ था, और जहां होना चाहिए वहां अंदर धंसा हुआ था। काफी आकर्षक लग रहा था। उसके शरीर के निचले हिस्से पर एक स्किन टाइट स्कर्ट थी, जो उसकी जांघों पर इकट्ठी हो गई थी, और उसकी नंगी लंबी बर्फ जैसी सफेद टांगे हवा में दिख रही थी। हॉल में कई मर्दों की निगाहें थी, जो कभी कभी उसकी खूबसूरत टांगों पर नजर डालती थी। उनकी आंखों में एक तड़प सी चमक रही थी। लाल कपड़े पहने एक लंबा चाबुक पकड़े हुए इस महिला पर नजर डालने के बाद जियाओ यान ने उसे पहचान लिया। वो मो कबीले की दूसरी युवा महिला कहलाने वाली महिला थी, जो पहले शहर के प्रवेश द्वार पर बोल्टिंग घोड़े पर सवार थी। जियाओ यान की नजरें इस घमंडी महिला पर एक बार उदासीनता से पड़ी, इससे पहले कि वो पूरी तरह से दिलचस्पी खो देता। उसने अपना सिर हिलाया, अपना शरीर घुमाया और बाहर निकल गया। बच्चा, तुम मरने के लिए कह रहे हो? जियाओ यान के उपेक्षापूर्ण तरीके को देखकर लाल कपड़े पहने महिला, जो हमेशा हर किसी की हथेली में एक खजाने की तरह पकड़ी जाती थी, ने तुरंत अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसके हाथ में लंबे चाबुक से ची की आवाज के साथ ये एक काली छाया में बदल गई और हिंसक रूप से जियाओ यान की ओर फेंकी गई। जब लंबा चाबुक जियाओ यान के शरीर तक पहुंचने वाला था, तो अचानक और अजीब तरह से एक हरे रंग की लौ उभरी। न केवल गर्म तापमान ने लंबे चाबुक को जलाकर नष्ट कर दिया, बल्कि एक हल्की हरे रंग की लौ भी अचानक लाल कपड़े पहने महिला की ओर बढ़ गई। जब हरे रंग की लौ दिखाई दी, तो हॉल में अचानक तापमान बढ़ गया। हॉल में बहुत से लोग थे जो इस बारे में अच्छी तरह से जानते थे। जब उन्होंने हरे रंग की लौ देखी, तो वे अनजाने में ही निराशा में चिल्ला उठे, स्वर्गीय ज्वाला। हरे रंग की छोटी सी लौ की लपट सीधे लाल कपड़े वाली महिला के सिर पर गिरी, सभी की निराशा भरी आवाज के बीच। अगर वो उस पर लगी, तो भले ही वो अपनी जान बचाने में भाग्यशाली रही, लेकिन उसका सुंदर चेहरा बिखर जाएगा। उसकी खूबसूरत आंखों में सदमा उभर आया। लाल कपड़े वाली महिला चौंक गई, क्योंकि उसने हरे रंग की लौ को देखा, जो लगातार उसकी आंखों में बड़ी होती जा रही थी। वो चकमा देना चाहती थी, लेकिन अपनी ताकत के साथ वो इससे कैसे बच पाती? उस पल वो मूर्खतापूर्वक उस जगह पर खड़ी रह सकती थी और उस हरे रंग की लौ को अपनी मर्जी से ऊपर उठने दे सकती थी। जैसे ही हरे रंग की लौ उस लाल कपड़े वाली महिला पर पड़ने वाली थी, अचानक बाहर से एक छाया चमक उठी। उसने महिला को पकड़ लिया और तेजी से एक तरफ गोली चलाई, जिससे हरे रंग की लौ चकमा दे गई। हरे रंग की लौ का हमला चूक गया। अपना लक्ष्य खोकर संयोग से वो लाल कपड़े वाली महिला के पीछे एक हरे रंग की चट्टान से टकराया। तुरंत कठोर चट्टान की नक्काशी हर किसी की आंखों के सामने एक पल में तरल की बूंदों में बदल गई। हिस! ये देखकर कि लौ की लपटें वास्तव में इस हद तक भयानक थी, हॉल में मौजूद हर किसी ने ठंडी सांस ली। तुरंत उन्होंने अपनी चौंकी हुई निगाहें काउंटर के पास काले कपड़े पहने युवक की ओर घुमाई, जिसके चेहरे पर एक उदासीन भाव था। ये छोटा भाई, कृपया रुकें। हॉल में एक जगह से एक अधेड़ उम्र का आदमी जल्दी से बाहर चला गया। उसके पीछे लाल पोशाक में वो पीली सफेद सुंदर चेहरे वाली महिला थी। स्पष्ट रूप से जिसने उसे पहले बचाया था, वो ये अधेड़ उम्र का आदमी था। अधेड़ उम्र के आदमी को देखते हुए, जो कुछ दूरी पर खड़ा था और एक और कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं था, जियो यान ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसका लंबा हाथ धीरे धीरे काले लबादे के नीचे से बाहर निकला। हरे रंग की लौ की एक किरण फिर से शरारती ढंग से उसकी उंगली की नोक पर आ गई। छोटे भाई, अभी अभी लिंगलिन बहुत आवेगपूर्ण थी। मो कबीले के कारण क्या तुम कृपया अपने आप को उसके स्तर तक नहीं गिरा सकते? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने सिर की सुन्नत त्वचा से जियाओ यान की उंगली की नोक पर हरे रंग की लौ को देखा
और अपनी मुट्ठी को एक साथ बांधते हुए विनम्रता से पूछा, जी, मो कबीले? जियाओ यान के मुंह का कोना थोड़ा खिंच गया। उसने इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर नजर डाली जिसकी ताकत दूषी वर्ग में थी, और ठंडी हंसी में बोला, अपने कबीले के लोगों को ठीक से अनुशासित करो। ये मत सोचो कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के समर्थन के कारण मुक कबीले को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम कभी नहीं जानते कि एक दिन तुम किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दोगे जिसे तुम्हें नाराज नहीं करना चाहिए। यहां तक कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। युवक की ठंडी हंसी हॉल में गूंज उठी। इन कुछ हद तक अहंकारी शब्दों से हर कोई हिल गया था। उनकी निगाहें जियो यान की उंगलियों पर भयानक हरे रंग की लौ पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने जियो यान के पीछे उदासीन चेहरे वाले और पूरी तरह से चुप हाइबो डोंग को देखा। वे सभी चुप रहने में बेहद बुद्धिमान थे। इतनी कम उम्र में इतनी भयानक हरे रंग की लौ रखने में सक्षम होने के कारण निश्चित रूप से कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि उसके पीछे कोई बहुत मजबूत व्यक्ति मदद नहीं कर रहा था। अगर वाकई युवक की पीठ पीछे इस स्तर का कोई मजबूत व्यक्ति है तो उसने जो शब्द पहले कहे थे उन्हें अहंकारी शब्द नहीं माना जा सकता। के छोटा भाई सही कह रहा है। आज लौटने के बाद मैं निश्चित रूप से कबीले के नेता से लिंग लिन को उचित दंड देने के लिए कहूंगा। ये मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति स्पष्ट रूप से मूर्ख नहीं था, इसलिए वो शब्दों के कारण तुरंत क्रोधित नहीं हुआ। इसके बजाय वो साथ में हंसा। अधेड़ उम्र के आदमी पर नजर डालने के बाद जियाओ यान की नजर सुंदर लाल कपड़े पहने महिला की ओर चली गई। ऐसा लग रहा था कि जियाओ यान की नजर उस पर पड़ रही है। ये महिला जो कुछ पल पहले अहंकारी व्यवहार कर रही थी, उसने तुरंत अधेड़ उम्र के आदमी की पीठ के पीछे अपना पीला सफेद चेहरा छिपा लिया, इस डर से कि भयावह हरे रंग की लौ एक बार फिर अचानक हमला करेगी। उसके डरपोक व्यवहार में जरा भी अहंकार या निरंकुशता की भावना नहीं थी। जियाओ यान की हथेली धीरे धीरे काले लबादे में समा गई। वो बस मुड़ने ही वाला था कि उस अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी से एक कदम आगे बढ़ाया और विनम्रता से कहा, दोस्त साहब, इन कुछ दिनों में मुक कबीले ने सभी सराय बुक कर ली है, इसलिए भले ही आप दोनों पूरे यान शहर में घूमें, आपको आराम करने की जगह नहीं मिलेगी। के इस बारे में क्या ख्याल है? आप दोनों से माफी मांगते हुए मैं इस जगह को तुरंत 2 सबसे आलीशान कमरे तैयार करने का आदेश देता हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आप हमारे मुख कबीले की माफी स्वीकार करने को तैयार हैं? जियाओ यान के कदम रुक गए। उसने अपना सिर घुमाया और उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा जो अपने काम करने के तरीके में बेहद आकर्षक था। हाइबो डोंग से नजरें मिलाने के बाद उसके पास कोई विनम्र शब्द नहीं थे। वो मुड़ा, सीढ़ियों की ओर चला और धीरे से बोला, रास्ता दिखाओ। जियाओ यान और हाइबो डोंग के निर्णायक तरीके को देखकर अधेड़ उम्र का आदमी उलझन में पड़ गया। तुरंत उसने जल्दी से अपने होश संभाले। उसने अपने पीछे लाल पोशाक वाली महिला को शांत किया और जल्दी से उसके पास पहुंच गया। जियाओ यान को देखते हुए जो धीरे धीरे सीढ़ियों के अंत में गायब हो गया। हॉल में तनावपूर्ण माहौल धीरे धीरे थोड़ा कम हो गया। नरम निजी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि वे सभी इस रहस्यमय बूढ़े आदमी और रहस्यमय युवक की पृष्ठभूमि का अनुमान लगा रहे थे। जियाओ यान के गायब होने के बाद लाल कपड़े पहने महिला के पीले सफेद सुंदर चेहरे पर धीरे धीरे कुछ गुलाबीपन उभर आया। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपनी खूबसूरत आंखों में धुंध को रगड़ा। इतने सालों के बाद पहली बार उसे ऐसा व्यवहार मिला था। युवती के बगल में जो युवक इस घटना से स्तब्ध थे, वे जल्दी जल्दी सांत्वना देने लगे। लाल कपड़े पहने महिला का चरित्र भले ही बिगड़ा हुआ हो, लेकिन वो कम से कम एक प्रतिष्ठित परिवार की संतान थी। कुछ समय बाद वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कामयाब रही। वर्तमान में उसका बिगड़ा हुआ रवैया स्पष्ट रूप से कमजोर पड़ गया था।
हालांकि उसकी मुस्कान अभी भी कुछ हद तक जोरदार थी, लेकिन एक सुंदरता हमेशा एक सुंदरता होती है, चाहे कुछ भी हो। आसपास के पुरुष उसकी बहुत चापलूसी करते थे। लिंगलिन, पहले वाला लड़का वास्तव में बहुत घिनौना है। तुम निश्चिंत रहो। कल मैं निश्चित रूप से कुछ लोगों को ढूंढूंगा जो तुम्हारा बदला लेंगे। जो युवक पहले केवल जमी हुई मूर्तियां थे, उन्होंने इस समय जल्दी और उत्साह से इस सुंदरी के सामने अपने साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया था। के लिंगलिन मिमे, तुम इतनी दयनीयता से क्यों रो रही हो? मुझे मत बताओ कि इस यान शहर में कोई है जो तुम्हें धमकाने की हिम्मत करता है। जब युवा पुरुष लाल पोशाक वाली महिला के सामने अपनी हिम्मत दिखा रहे थे, तो अचानक दरवाजे के बाहर से एक स्पष्ट हंसी सुनाई दी, जो एक अलौकिक पुरानी घंटी की तरह थी। एक नरम हंसी जो गहरे पहाड़ों की तरह अलौकिक थी, हॉल में प्रसारित हुई, जिससे सभी के दिल कांप उठे। तुरंत कई निगाहें जल्दी से प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गई। एक महिला की हल्की हंसी की आवाज के कुछ ही समय बाद एक सुंदर चांदनी सफेद रंग की पोशाक धीरे धीरे सभी की नजरों के सामने आ गई। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करती हुई महिला को देखते हुए हॉल के अंदर सभी पुरुषों की सांसें रुकी हुई थी। जिन आंखों में जिज्ञासा पहले से ही उभरी थी, वे तुरंत विस्मय से भर गई। महिला ने चौड़ी आस्तीन वाला, चुस्त शरीर वाला चांद जैसा सफेद लबादा पहना हुआ था। उसकी बेहद गले लगाने वाली कमर पर एक चांदी के रंग की बेल्ट बंधी हुई थी, जो उसकी पतली कमर को बिल्कुल सही तरीके से उजागर कर रही थी। महिला के हाथ बेहद मुलायम थे, उसकी त्वचा मलाईदार थी और उसकी छोटी भौहें एक हल्की सी अलौकिक सुंदरता प्रकट कर रही थी, जबकि वो कलात्मक ढंग से मुस्कुरा रही थी। मुस्कान देखने में कोमल लग रही थी, लेकिन उसमें एक उदासीनता थी जिसने सभी को दूर कर दिया। महिला के नाजुक कानों पर हरे रंग की जेड बालियां लटकी हुई थी। जेड बालियों के हिलने से होने वाली हल्की क्लिंक ध्वनि पहाड़ के झरनों और चट्टानों के प्रदर्शन से उत्पन्न होने वाले संगीत की तरह थी। सफेद कपड़े पहने महिला जो अचानक प्रकट हुई थी, उसका स्वभाव और सुंदरता ऐसी थी जिसकी तुलना लाल कपड़े पहने महिला से नहीं की जा सकती थी। जब वे दोनों साथ खड़े हुए तो लोगों को कुछ हद तक विनम्रता का एहसास हुआ। हॉल में कई गर्म निगाहें महिला के परिपूर्ण और उत्तम सुंदर शरीर पर घूम रही थी। हालांकि जब उनकी निगाहें अचानक महिला की विशाल आस्तीन पर खींची गई बादल के आकार की चांदी के रंग की लंबी तलवार पर चली गई, तो उनकी आंखों की गर्मी अचानक ठंडे पानी के बर्तन से भीग गई। जैसे ही उनकी निगाहें दूर हुई, उनमें हल्की सी श्रद्धा थी। लाल कपड़े पहने महिला का सुंदर चेहरा अचंभित था, क्योंकि उसने मुख्य द्वार से अंदर आने वाली मुस्कुराती हुई कुलीन महिला को देखा था। एक पल के लिए चौंकने के बाद वो जल्दी से उछली और प्यार से भरी खुशी भरी हंसी छोड़ दी। बहन नालन, आप क्यों आई है? खुशी से भरे चेहरे के साथ उछलती हुई महिला को देखकर चांद के वस्त्र पहने महिला धीरे से हंसी। उसकी मुस्कान संयमित थी, जिसमें एक छिपी हुई कुलीनता थी। ये लोगों को ये महसूस नहीं कराती थी कि ये ठंडी है, बल्कि इसमें एक अलगपन था जो लोगों को एक सतही एहसास देता था। सब कुछ के बावजूद 3 सालों ने अपरिपक्व युवती को और अधिक परिपक्व बना दिया था। हॉल में मौजूद हर किसी ने चांद के वस्त्र पहने महिला के खूबसूरत चेहरे पर उभरी मुस्कान को देखा। वे सभी चकित हुए बिना नहीं रह सके। चांद के वस्त्र पहने महिला के प्रवेश करने के बाद उसी कपड़े में एक बूढ़ा आदमी भी मुस्कुराता हुआ अंदर आया। वो युवती के पीछे खड़ा था। जैसे जैसे उसकी बूढ़ी आंखें खुलती और बंद होती, कभी कभी एक चमकदार रोशनी चमकती हुई गुजरती। उसकी आस्तीन के बाहर फैला हुआ सिकुड़ा हुआ हाथ बिना किसी लय के हिल रहा था, बिल्कुल तीखे चील के पंजों की तरह। एक बार जब लिंगलिन ने चांद के वस्त्र वाली महिला का अभिवादन किया, तो उसने मुस्कुराते हुए पीछे खड़े बूढ़े आदमी से प्यार से कहा, बूढ़े मिस्टर जी, ये के कुछ सालों से तुम्हें न देखने के बाद लिंगलिन
वाकई और भी खूबसूरत होती जा रही है। जी ये के नाम से पुकारे जाने वाले बूढ़े आदमी ने हंसते हुए सिर हिलाया। उसके सुंदर चेहरे पर लाल रंग उभर आया जब लाल कपड़े पहने महिला, जिसे लिंगलिन कहा जाता है, ने प्यार से चांद के वस्त्र वाली महिला के गर्म जेड जैसे सफेद नाजुक हाथ को खींचा। वो सुखद आश्चर्यचकित हुई और बोली, बहन नालन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद धुंधले बादल पहाड़ से नीचे आएंगी। अगर पिता और अन्य लोगों को इसके बारे में पता होता तो वे निश्चित रूप से बहुत खुश होते। मैं केवल शिक्षक के निर्देश का पालन कर रही हूं। इसके अलावा ऐसा हुआ कि मुझे इस अवधि के दौरान घर लौटना है, इसलिए मैं रास्ते में रुक गई। चांद के वस्त्र वाली महिला ने कोमल आवाज में कहा। उसकी चमकीली आंखें घूम गई और हॉल में घूमकर मजाक में बोली, कुछ देर पहले बहन लिंगलिन के दुखी व्यवहार को देखकर क्या किसी ने तुम्हें धमकाया था? चांद के वस्त्र पहने महिला द्वारा इस प्रश्न की याद दिलाए जाने पर लिंगलिन के सुंदर चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। हालांकि वो बिगड़ी हुई थी, लेकिन वो मूर्ख नहीं थी। अभी अभी उसे बचाने वाले बुजुर्ग के कार्यों से वो अपने दिल में जानती थी कि ये युवक जो उससे थोड़ा छोटा लग रहा था, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वो आसानी से भड़का सके। इसलिए उसने कोई अनावश्यक परेशानी पैदा करने से बचने के लिए सब कुछ विस्तार से नहीं कहा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस एक दिलचस्प व्यक्ति से मिली हूं। लिंगलिन ने अपना हाथ हिलाया। उसकी आंखों के कोने से चट्टान की नक्काशी पर नजर पड़ी जो बगल में तरल में बदल गई थी। उसका सुंदर चेहरा अनायास ही थोड़ा पीला पड़ गया। वो युवक जिसका रूप नाजुक और सुंदर लग रहा था, उसने हमला करते समय महिलाओं के प्रति थोड़ी भी कोमलता नहीं दिखाई। 3 साल के प्रशिक्षण के बाद चांद की पोशाक पहने महिला अब वो अपरिपक्व लड़की नहीं रही जो सिर्फ इसलिए शादी के समझौते को रद्द करने के लिए दूसरे लोगों के घर भाग जाने की हिम्मत करती थी, क्योंकि वो अनिच्छुक थी। इसलिए लिंगलिन के चेहरे पर आए बदलाव से वो बच नहीं पाई। उसकी नजर बगल की तरफ गई और फिर रुकी, आखिरकार चट्टान के तरल पदार्थ पर जो अभी भी कुछ गर्मी छोड़ रहा था। वो कुछ देर के लिए असमंजस में पड़ गई। तुरंत उसके हमेशा बदलते सुंदर चेहरे पर एक गंभीरता उभर आई। अपना सिर झुकाते हुए उसने बगल में खड़े गे ये से नजरें मिलाई। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। ये एक मजबूत व्यक्ति है जो आग के प्रकार डू क्यूई से अच्छी तरह वाकिफ है। जैसे ही उन्होंने नजरें मिलाई, ये विचार तेजी से दोनों के दिलों में कौंध गया, जिसके बाद उनके चेहरों पर आश्चर्य तुरंत दूर हो गया। लिंगलिन के चेहरे पर पीलापन बस एक पल के लिए रहा और फिर गायब हो गया। उसने पलटकर उन युवा लोगों के समूह को देखा जो पहले उसके इर्द गिर्द जमा हुए थे और उसकी अच्छी किताबों में शामिल होना चाहते थे। लेकिन इस समय वे अपने पीछे खड़ी चांद के वस्त्र पहने महिला को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर लालसा भरी हुई थी। उनमें से एक, जिसकी मानसिक शक्ति कमजोर थी, का चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखें जुनून से भरी हुई थी। इन लोगों के अपमानजनक भावों को देखकर लिंगलिन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उसने मन ही मन धीरे से कहा, ऐसे लोगों का समूह जो अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंकते हैं। तुम्हारे कुलों में जो थोड़ी बहुत ताकत है, वो उसके मुकाबले में पैरों के नीचे कुचले हुए पत्थर मात्र है। अपना सिर हिलाते हुए लिंगलिन ने अब इन युवा डंडियों की परवाह नहीं की। उसने मुस्कुराकर चांद के वस्त्र पहने महिला से कहा, बहन नालन, रात जल्दी ही होने वाली है, तुम रात को यही आराम क्यों नहीं करती? इस जगह पर बहन नालन जैसी हैसियत वाले किसी व्यक्ति के मनोरंजन के लिए एक विशेष कमरा है। ठीक है, मैं बहन लिंगलिन को परेशान करूंगी। चांद के वस्त्र पहने महिला ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसकी नजर एक बार फिर तरल पत्थर के ढेर पर पड़ी। अपने शब्दों के पीछे एक गहरे अर्थ को छिपाते हुए वो थोड़ा मुस्कुराई और बोली, पहाड़ से उतरने से पहले शिक्षक ने मुझे बताया था कि ये डू क्यू महाद्वीप अतुलनीय रूप से बड़ा है, जिसमें अनगिनत अनोखे लोग और रहस्यमयी घटनाएं हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी
कि मैंने कुछ समय पहले ही यहां से जाने के बाद अपने क्षितिज को व्यापक बना लिया है। यह सुनकर लिंगलिन अजीब तरह से मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। इसके बजाय उसने आगे का रास्ता दिखाने पर ध्यान केंद्रित किया। चांद की पोशाक वाली महिला और बूढ़े आदमी को सीढ़ियों पर ले गई। सीढ़ियों के किनारे गायब हो चुके कुछ लोगों को देखते हुए हॉल में कई फुसफुसाहटें दिखाई दी, जो घरेलू मक्खियों की तरह लग रही थी। का कितना अप्रत्याशित! यहां तक कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता के निजी शिष्य भी व्यक्तिगत रूप से मो चेंग का जन्मदिन मनाने के लिए यहां आए थे। इस मो कबीले की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बढ़ी है। ये सही है, इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी उसमें इतनी बेजोड़ शान थी। इसके अलावा हमारी ताकत के बावजूद हम वास्तव में उसकी नींव को नहीं देख पा रहे हैं। वो वास्तव में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता की निजी शिष्या कहलाने की हकदार है। ही कितनी खूबसूरत लड़की है। जो भी उससे शादी करेगा उसे बहुत बड़ा सौदा मिलेगा। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की भावी नेता नालन कबीले की राजकुमारी। इन दोनों शक्तियों को एक साथ जोड़ने के बाद इस जिया मां साम्राज्य में कौन तुलना कर सकता है? अरे, संयोग से मुझे पिछली बार कुछ अफवाहें सुनने को मिली थी कि वो तान शहर में जियाओ कबीले का तीसरा युवा मास्टर उसका मंगेतर लग रहा था। तुम्हें ये खबर कब मिली? 3 साल पहले लेडी नालन ने जियाओ कबीले पर आक्रामक रूप से हमला किया और जियाओ कबीले के मुखिया को सगाई तोड़ने के लिए मजबूर किया। क्या जियाओ कबीले का सारा मान सम्मान नहीं चला जाएगा? तो क्या हुआ अगर वे अपना सारा मान सम्मान खो देते हैं? क्या वो जियाओ कबीला नालन कबीले या मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से मुकाबला कर सकता है? इतना बड़ा अपमान सहने के बाद भी वे इसे अपने पेट में ही निगल सकते थे। इसके अलावा उस समय जियाओ कबीले का तीसरा युवा मास्टर एक प्रसिद्ध अपंग था। वो लेडी नालन की असाधारण प्रतिभा के साथ कैसे तुलनीय हो सकता है? क्यूई, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, फिर भी तुम अपनी जानकारी की कमी को चारों ओर फैलाने की हिम्मत करते हो। कोने में बैठा एक आदमी उन 2 लोगों को देखकर घृणा से अपने होंठ सिकोड़ रहा था, जो जोर से बोल रहे थे। जब उसने देखा कि उनकी गुस्से भरी आंखें उसे घूर रही हैं, तो उसने आलस से कहा, लेडी नालन सगाई तोड़ने के लिए वास्तव में जियाओ कबीले में गई थी। हालांकि उसे सगाई तोड़ने का अनुबंध नहीं मिला। इसके बजाय उसे एक तलाक पत्र मिला। ये सही है, जियाओ कबीले के उस युवा मास्टर ने सीधे उस व्यक्ति को तलाक दे दिया जिसकी पहचान सीधे साम्राज्य की राजकुमारी से तुलना की जा सकती है। तलाक। जब यह शब्द कहा गया तो हॉल में मौजूद सभी लोग सुस्त हो गए। उन्होंने स्तब्ध महसूस करते हुए अपने मुंह खोले। कौन विश्वास कर सकता था कि एक युवा मास्टर, जो उस समय एक बेकार व्यक्ति था, वास्तव में इस मंगेतर को तलाक देने की पहल करने की हिम्मत करेगा, जिसका पद बहुत ही महान था। अरे यार, ये आदमी बहुत बढ़िया है। हालांकि हॉल में मौजूद अधिकांश लोगों को वास्तव में विश्वास नहीं हुआ कि ये शब्द सच थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हैरान चेहरे के साथ बड़बड़ाया। एक ऐसी मंगेतर को तलाक देने में सक्षम होने के लिए जिसका न केवल इतना महान दर्जा था, बल्कि इतना शानदार रूप भी था, वास्तव में कुछ साहस की आवश्यकता थी। कम से कम यहां बहुत से लोगों को खुद की समीक्षा करने के बाद एहसास हुआ कि उनमें यह साहस नहीं था। प्रवेश द्वार पर खड़े होकर जियाओ यान की नजर ने वो कबीले के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा और फिर धीरे से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो पलटा और उसके उदासीन चेहरे पर आखिरकार थकान दिखाई दी। उसने अपनी आंखों के थोड़े काले पड़ चुके रिम को रगड़ा और असहाय रूप से है वो डोंग की ओर अपना हाथ फैलाया। मैं ये कहने की हिम्मत करता हूं कि घर लौटने के बाद वो सबसे पहले हमारी पृष्ठभूमि की जांच करेगा। हैबो डोंग ने चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और जियाओ यान से कहा, हाँ। जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने कहा, लेकिन उसे जो करना है करने दो। उसके मुंह कबीले में हमारी पृष्ठभूमि का पता लगाने की इतनी बड़ी क्षमता नहीं है। अब
हमें अपनी स्थिति को ठीक से समायोजित करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से रेगिस्तान में भागते दौड़ते मैं अपनी सीमा तक पहुंच गया हूं। अपनी स्थिति को ठीक करने के बाद हम कल किंग लिन की तलाश के लिए मुक कबीले के घर में प्रवेश करेंगे। जियो यान ने अपनी सुस्त कमर को तानते हुए अपने कमरे में प्रवेश किया और बोला। जियो यान की पीठ को देखते हुए हाइबो डोंग ने अपना सिर हिलाया और दूसरे कमरे की ओर चल दिया। जल्दबाजी में यात्रा के इन कुछ दिनों ने उसकी आत्मा को भी कुछ थका हुआ महसूस कराया था। कमरे में चलने के बाद जियो यान ने अपनी कुछ भारी पलकें खोली। उसने बस सो जाने के आवेग का बलपूर्वक विरोध किया। जैसे ही उसने अपनी स्टोरेज रिंग को अपनी उंगली से धीरे से सहलाया, एक हरे रंग की चमक धीरे धीरे उठी और अंत में ग्रीन लोटस सीट में बदल गई, जो हवा में तैर रही थी। जियो यान के ग्रीन लोटस सीट पर स्थिर बैठने से पहले उसके पैरों की नोक धीरे धीरे जमीन पर दब गई। जिन बिंदुओं पर उसकी त्वचा ने संपर्क किया, वहां से गर्म ऊर्जा के धागे निकल रहे थे, जो धीरे धीरे जियो यान के शरीर के भीतर छिपी थकान को बाहर निकाल रहे थे। जियाओ यान ने एक लंबी, ताजा और ठंडी सांस ली। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी उंगली की नोक पर हरे रंग की लौ का एक धागा बिना अभ्यास के चलने लगा। काफी देर बाद उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और असहाय होकर एक नरम आवाज में कहा, इसमें भयानक ताकत के साथ इसे नियंत्रित करना उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। थोड़ी देर के लिए अपनी हथेली में हरी लौ पर नियंत्रण का अभ्यास करने के बाद जियाओ यान ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और प्रशिक्षण मोड में प्रवेश किया। जैसे ही जियाओ यान ने प्रशिक्षण मोड में प्रवेश किया, आसपास की ऊर्जा में उतार चढ़ाव होने लगा, जिसके बाद नग्न आंखों से दिखाई देने वाली ऊर्जा के धागे धब्बेदार ऊर्जा की पट्टियों में एकत्रित हो गए। इस तरह की अवशोषण गति अतीत की तुलना में कहीं अधिक थी। स्पष्ट रूप से क्यूई विधि के विकास के बाद इससे होने वाले लाभ पहले से ही धीरे धीरे प्रदर्शित होने लगे थे। थोड़ी धब्बेदार ऊर्जा तेजी से ग्रीन लोटस लाइट कवर अवरोध से गुजरी। प्रारंभिक शुद्धि से गुजरने के बाद ये जियाओ यान के शरीर में प्रवाहित हुई। जियो यान के शरीर के अंदरूनी हिस्से में हरे रंग की चमकती हुई ऊर्जा के कण थे, जो तेजी से उसके क्यूई पथों के साथ बह रहे थे। क्यूई पथ की दीवारें कोशिकाओं की तरह फड़फड़ा रही थी। जैसे जैसे क्यूई पथ फड़फड़ा रहे थे, धब्बेदार ऊर्जा भी तेजी से शुद्ध होती जा रही थी। अशुद्ध ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा क्यूई पथ की दीवारों द्वारा अवशोषित की गई, निगल ली गई और उसकी त्वचा पर मौजूद छिद्रों की मदद से चुपचाप उसके शरीर के भीतर से बाहर निकाल दी गई। जब ऊर्जा बोझिल क्यूई पथों से होकर बही और एक पूरा चक्र पूरा किया, तो धब्बेदार ऊर्जा पहले से ही उच्च शुद्धता प्राप्त कर चुकी थी। इस समय ये ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के कैल्सिनिंग से गुजरी। तुरंत बड़ी ऊर्जा की लहरें एक ऐसी दर से सिकुड़ गई जो नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी। लंबे समय बाद ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो गई। इसकी जगह हरे रंग के ऊर्जा तरल की एक बूंद थी, जिसमें एक असामान्य टिमटिमाती चमक थी। इस बूंद को धीरे धीरे भंवर में गिरा दिया गया। जब जियाओ यान ने प्रशिक्षण अवस्था में प्रवेश किया, जिससे वो खुद को भूल गया, लिंग लिन उस सुंदर और खूबसूरत चांद की पोशाक वाली महिला का नेतृत्व कर रही थी और कमरे के बाहर गलियारे में चल रही थी। संयोग से वो जियाओ यान और हाइबो डोंग के इस कमरे के ठीक सामने रुकी, दरवाजा खोला और धीरे से अंदर चली गई।